Cost of capital second class. We have done KD, redeemable as well as irredeemable. We have done KP, same cheese, redeemable and irredeemable. Uh, in the last class, I gave you some homework, question number 1, 2, 3, and 5. Few students had problems. So therefore, on that basis, let me give you some basic note for your understanding. Please write it down. If basis of calculation of flotation cost is not given, then it shall be calculated on face value or issue price, whichever is higher. नॉर्मली हम लोग का सम में फ्लोटेशन कॉस्ट का जो परसेंटेज होता है वो लास्ट वाला क्लास में बोला था. जैसे सम नंबर 3 में इफ यू कम टू सम नंबर 3 का पार्ट 3, वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट बोला था ऑन द इशू प्राइस. इशू प्राइस मतलब ही हो जाता है डिस्काउंट माइनस करके. जैसे कि देखो इशू प्राइस 10,000 माइनस 10%, 9,000, फिर 9,000 के ऊपर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट. If that issue price was not mentioned, then flotation cost 2% will be calculated on 10,000 itself. ये फिर 2% of 10,000 होता. Please try to understand, these are the very minor details जो मिस आउट कर लेता है स्टूडेंट लोग और एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज होके सम तो करके आ जाएगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा. तो क्या बोला मैंने अभी तक, व्हाट आई हैव सेड कि फ्लोटेशन कॉस्ट अगर किसके ऊपर बोला नहीं है तो फिर आप उसको फेस वैल्यू और इशू प्राइस विचएवर इज हायर में डालना. ऑब्वियसली फेस वैल्यू ज्यादा होता है तो इशू प्राइस कभी ज्यादा हो सकता है, एकदम हो सकता है. इशू प्राइस ज्यादा होगा जब आप प्रीमियम में इशू करोगे. लेट अस डील वन एग्जांपल विथ इट जिसके ऊपर हम लोग का सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. ठीक है, लिखो फेस वैल्यू 5,000 रुपीज का है, issued 8% debentures, life 5 years, tax 30%, flotation cost is equal to 2%. Okay, next the debentures were issued at case A par, case B 10% premium. Redeemable at the rate 10% premium. Make it 20% premium. चलो
तो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल केस ए। पहले तो देखो ये रिडीमेबल डिबेंचर है या इरिडीमेबल डिबेंचर है? सर ये रिडीमेबल डिबेंचर है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है के डी आई इंटू 1 - t प्लस r minus p divided by n whole divided by r plus p whole divided by 2, राइट? अब यहाँ पर i मतलब इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर 8% के ऊपर 8% कैलकुलेट होगा 5,000 के ऊपर 400 रुपीज। t इज इक्वल टू 0.30। r मतलब रिडेम्पशन प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस 20% प्रीमियम बोला है, तो 5,000 का 20% 5,000 प्लस 20% 6,000 रुपीज। पी मतलब इशू प्रोसीड्स केस ए में पार में हुआ है, तो यानी कि 5,000। डू नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। किसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट है? सर कुछ बोला नहीं है, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर, तो 2% ऑफ 5,000। ₹4,900 एंड एन तो आपको पता है 5 इयर्स का है, तो यहां पर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। आई हो गया मेरा 400, 1 - t मतलब 0.70 प्लस r माइनस पी 6,000 माइनस 4,900 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 6,000 प्लस 4,900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 ऑब्वियसली होगा। कैलकुलेट करके बोलो तो कितना आ रहा है? What is the percentage we are getting it? हेलो एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बोलिए। व्हाट इज द परसेंटेज यू आर गेटिंग इट? 9.174%। प्लीज क्रॉस चेक एवरीवन। फाइन फाइन, ठीक है, टैली हो गया। अब ये केडी हो जाने के बाद एक सेकेंड, हाँ, we will now move on to case B. केस बी में एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ आपका पी यानी कि इशू प्रोसीड्स विल डिफर, बिकॉज केस बी में बोला है 10% प्रीमियम में डिबेंचर इशू हुआ था, तो 5,000 प्लस 10% ऑफ 5,000 फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी ये 10% ऑफ 5,000 कितना हो गया? इशू प्राइस कितना हो गया? 5,500। तो फ्लोटेशन कॉस्ट विल नाउ बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्रोसीड्स विच एवर इज हायर, यानी कि 5,500 के ऊपर। दोज हु हैव जॉइंड लेट, फॉर दोज पीपल आई एम अगेन रिपीटिंग, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बोला नहीं गया है किसके ऊपर होगा, तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर। सो ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने एक सम किया यहां पर एग्जाम्पल में, डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। पार मतलब 5,000 रुपया का डिबेंचर इशू हुआ, तो यहां पर 5,000 माइनस फेस वैल्यू मेरा हायर हुआ मेरा, तो 2% के ऊपर 5,000, 2% ऑफ 5,000, 2% क्या है मेरा? 2% मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है।
अब पार्ट बी, केस बी में बोलता है डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम. नाउ इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 5,000, इशू प्राइस 5,000 प्लस 10% ऑफ 5,000 यानी कि 5,500. Therefore, since issue price is higher, flotation cost will be calculated on 2% of 5,500. So let us calculate this one. 5,500 minus 5,500 का 2% 110. 5390. Therefore, KD is equal to 400 रुपया का इंटरेस्ट था, टैक्स रेट 30% तो 0.70. रिडेम्पशन अमाउंट सेम ही है, 20% प्रीमियम तो 6,000 माइनस इशू प्रोसीड्स 5390 डिवाइडेड बाई लाइफ 5 years होल डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस divided by 2 into 100. Please calculate this percentage. Next comes cost of equity. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 4-5 मेथड्स है. वो मेथड का नाम एंड में एक एक सम हम लोग कर लेंगे. उसमें से एक ही मेथड आता है, एक ही मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर भी वी नीड टू नो दिस मेथड्स. I am telling you whatever you will be doing in future, MCOM, MBA, CA, सब में ये चैप्टर है और all those methods will be there. Dividend yield method, dividend growth method, number 3 earning yield method, number 4 earning growth method, और लास्ट CAPM. सब बोल देंगे एक एक करके, डोंट टू वरी, प्लीज राइट डाउन दिस मेथड्स जिसमें से आपको टिक लगाना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मेथड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. जल्दी से ये चार्ट को बना लीजिए, देन वी विल स्टार्ट. डिविडेंड यील्ड मेथड. ओके, यील्ड मतलब समझ लेना प्राइस के साथ इसका कोई रिलेशन हो रहा है. तो डिविडेंड यील्ड मेथड के हिसाब से KE इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय P into 100, और इसको और शॉर्ट फॉर्म में डाला मैंने D by P into 100, where D is equal to dividend per share, P is equal to net proceeds per share in case of new equity shares or market price per share
इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, सब समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला का लॉजिक समझना है, फिर पी के बारे में क्या है वो सब समझाएंगे। देखो ये पूरा चैप्टर डील्स विद कि आप जो पैसा उठाते हो मार्केट से, उसके बदले में आपको क्या क्या खर्चा उठाना पड़ता है, जिसमें से डिविडेंड। इक्विटी शेयर में आप सोचो, इक्विटी शेयर होल्डर से आप पैसा उठा रहे हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या देते हो बदले में? इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं। तो अगर आपने एक शेयर का दाम है आपका 100 रुपया और बदले में आपने उसको 10 रुपया डिविडेंड दिया, देन व्हाट इज योर कॉस्ट? 10/100 इंटू 100, यानी कि 10% विल बी योर कॉस्ट, हाँ या ना? दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यही चीज का फॉर्मूला में डालोगे तो क्या होगा? 10 क्या है मेरा? 10 डिविडेंड पर शेयर। 100 क्या है मेरा? मार्केट प्राइस पर शेयर, पी। ओके, तो यही हो गया परसेंटेज। नाउ द पॉइंट कम्स, पी में दो पार्ट मैंने बोला। सर आपने दो चीज बोला, एक बोला नेट प्रॉफिट पर शेयर, एक बोला आपने मार्केट प्राइस पर शेयर। कौन सा वाला कब लेना है? नेट प्रॉफिट पर शेयर मतलब ही हो जाता है शेयर का प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, वो सब खर्चा माइनस हो जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट पर शेयर तभी आपको निकालना है जब आप न्यू इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, फ्रेश, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। देन आप फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह जो भी कुछ रहेगा उसको माइनस करके इश्यू प्रोसेस निकाल लेना। बट अगर आपका ऑलरेडी शेयर्स वेर इशूड, अभी इशू नहीं हो रहा है, पहले से था, उसका कॉस्ट निकालने बोला है, तब आप उसका मार्केट प्राइस पर शेयर ले लेना, तब फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस मत करना। यही मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है। देखो एक बात बता दे रहे हैं, एग्जाम में फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा तो वो इशू न्यू इक्विटी शेयर होगा। अगर एग्जाम में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, इशू प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस दिया रहेगा। तो वट एवर इज गिवन यू विल हैव टू डिवाइड दैट थिंग, सिंपल एज दैट। बट लॉजिक क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर मतलब जो ऑलरेडी इशू हो गया, उसका इशू प्रोसेस के बारे में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शायद 10 साल 15 साल पहले इशू हुआ होगा। तो उसका कॉस्ट निकालने के लिए आपको उसका करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है। और अगर फ्रेश इशू करोगे तो उसका मार्केट प्राइस अभी कुछ हुआ नहीं है, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, वो सब माइनस करके आप इशू प्रोसेस निकाल लेना। तो यहां पर इसका सम वैसे कुछ करने लायक है नहीं, सिंपल सा सम आएगा, जस्ट वेट। एक एग्जांपल दे रहा है, कर लो। एक्स लिमिटेड issued equity share of ₹100 each, flotation cost 10%. It also paid a dividend of 20%. Calculate cost of equity. Please calculate and tell me the answer. Dividend will be calculated on face value, और ये फ्रेश इशू हो रहा है, इशूड हुआ, तो P इज इक्वल टू 100 माइनस 10% ऑफ 100, यानी कि 90 रुपीज। तो देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, इट्स लाइक 90 रुपया आपने लिया, बदले में 20 रुपया दिया, विल बी मच मोर देन द 20%। 2 divided by 9 into 100, 22.22% will be our answer. Okay, but ये वाला मेथड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि यहां पर डिविडेंड तो बोला है, लेकिन they haven't considered a very important thing known as growth. Can you tell me, growth of a company or an organization depends upon what? Growth always depends कि आप अपने पास कितना पैसा
रिटेन किया और डिसीजन लिया कि डिविडेंड कितना देना है या नहीं देना है, ऑन दैट बेसिस कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है। अब समझो एक बात कि आपने ईपीएस निकाला, अर्निंग पर शेयर, यू नो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, 100 रुपया। अब यू हैव द ऑप्शन कि आप ये 100 रुपया पूरा डिविडेंड दे दो, या फिर डिविडेंड दोगे आप यहां पर 20 रुपीज डिविडेंड दो और 80 रुपीज रिटेन करो। ऑलवेज रिमेंबर, जो कंपनी रिटेन करेगा या डिसीजन को सही से लेगा उस कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही होगा। तो ग्रोथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और यही मेरा एग्जाम में आता है, इन ऑल काइंड ऑफ एग्जाम रादर। तो आप यहां पर हेडिंग दो डिविडेंड ग्रोथ मेथड, और मॉडल भी बोलते हैं बहुत जल्द। इसका एक दूसरा नाम भी है, गॉर्डन्स मॉडल बोलते हैं इसको, लिख लीजिए गॉर्डन्स मॉडल। फॉर्मूला पहले लिखवाएगा फिर समझाएंगे हम आपको। के ई इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। P0 और P सेम चीज है, ठीक है ना। सर व्हाट इज D1? D1 हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद आपका डिविडेंड आप कितना दोगे उसका कैलकुलेशन, उसको D1 बोलता है। कैसे निकलता है? D0 मतलब आज का जमाना, ऑलवेज रिमेंबर, 0 मतलब आज, 1 मतलब एक साल बाद, 2 मतलब 2 साल बाद। 2 साल बाद का कोई कैलकुलेशन है नहीं, जो भी कुछ है सब एक साल का ही है। तो D0 हो गया आज का डिविडेंड, एंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? कंपनी का ग्रोथ होगा। सो 1 प्लस ग्रोथ रेट विल गिव अस D0, will give us D1, where G is equal to ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट निकालने का भी फॉर्मूला आता है। ग्रोथ अगर रेट दे दिया आपको तो इजी हो गया, नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला याद रखना, B इंटू आर। हर एक चीज का लॉजिक है, सब समझाएंगे। B का मतलब होता है, सॉरी, रिटेंशन रेशियो। ब्रैकेट में B। स्मॉल आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप जितना डिविडेंड रखोगे अपने पास, वो डिविडेंड मतलब जितना रिटर्न करोगे, डिविडेंड मत दो। हो सके तो पूरा पैसा रखो अपने पास। वो पैसे से आप क्या करोगे? वो पैसा को आप री इन्वेस्ट करोगे। कहां पर? मार्केट में। मार्केट में री इन्वेस्ट करोगे, आपका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो आपका तरक्की होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, तो ग्रेजुअली शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ग्रोथ ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर रिटेनिंग विथ योर सेल्फ, उसको रिटेंशन रेशियो कहलाता है। और वो रिटेन करके आपका फायदा क्या होगा? आप अपने पास थोड़ी रखोगे, आप उसको क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो मार्केट में जिस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उस रेट में आप इन्वेस्ट करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट विल गिव अस ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। अच्छा यहां पर लिख लो D0, वी विल डू एग्जाम्पल्स, नथिंग टू वरी, जस्ट वेट। D0 का मतलब हो गया करेंट डिविडेंड, सब पर शेयर का हिसाब चल रहा है, ठीक है। करेंट डिविडेंड पर शेयर, P0 इज इक्वल टू सेम चीज, current market price per share
और नेट इशू प्रोसीड्स पर शेयर। मतलब अगर आपका एग्जिस्टिंग हो गया तो करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर लेना है, और अगर न्यू हो गया तो नेट इशू प्रोसीड्स पर शेयर लेना है, जस्ट लाइक द लास्ट केस. So this is the formula that we have discussed over here. Let us go through one example, then पूरा picture हम लोग का clear हो जाएगा. Everybody please write it down and then come to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द करेंट मार्केट प्राइस दे दिया, मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर देखा. ओके, current market price of a equity share of a company is 90 rupees. Okay sir, expected dividend per share मतलब expected dividend 18 rupees. अब ये 18 रुपीज एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है ये बोला नहीं है कब का है, आज का है कि बात का है. देखो अभी का होता तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं बोलता, अभी का होता तो आपको पता ही चल जाता कि वो डिविडेंड है. एक्सपेक्टेड वर्ड मतलब ही हो गया एक साल बाद का है. तो दिस इज D1 डायरेक्टली गिवन टू यू, नो नीड टू कैलकुलेट D1 अगेन. And growth rate is given to us directly at the rate 5%. So thus we will first of all write down the formula. KE is equal to D1 by P plus G, where D1 is equal to expected dividend per share at the end of year, which is 18 rupees. PE is equal to market price per share, which is equal to कितना था 90 rupees, and G is equal to growth rate, which is given to us at the rate 5%. 5% को आप 0.05 लिख लेना. Now putting the values, 18 रुपया divided by 90 rupees plus 0.05. Let us calculate 18 divided by 90. 20% का रिटर्न आ रहा है प्लस 5% का ग्रोथ होगा, तो 25% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है. इंटू 100 ऑब्वियसली करना पड़ेगा लास्ट में. I hope this is clear everyone. Please revise. इस सब में सब डायरेक्टली फिगर्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, so no need to worry. अगर ग्रोथ रेट नहीं होता तो क्या होता हम आपको बोल दिया है. Please revise and let me know in the chat section when you are done. SKF Limited has its share of rupees 100 each quoted on the stock exchange. Current market price. The current market price per share. अच्छा sorry. The current market price per share is 240 is given. तो 100 रुपीज का कोटेशन था, अभी मार्केट प्राइस उसका 240 रुपीज है. ओके, तो मार्केट प्राइस ही लेना है हम लोगों को. डिविडेंड पर शेयर ऑफ द लास्ट 4 years हैव बीन 12 रुपया, 13, 20, 14, 50, 16. वी कैन सी देयर इज अ क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिविडेंड फॉर द लास्ट 4 years. तो ये जो ट्रेंड है हो रहा है हम लोग का, कितना से मेरा डिविडेंड बढ़ रहा है, वो परसेंटेज अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा, वी विल गेट टू नो आवर ग्रोथ रेट. Since growth rate is not given, let us first of all calculate the growth rate. Okay, तो लिखोगे आप पहले कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट. ₹13.20 minus 12 divided by 12 into 100, 10%. Year 1, year 2, 14.50 minus 13.20 divided by 13.20 into 100. कितना आ रहा है 9.85. Year 3, 16 minus 14.50 divided by 14.50 into 100 is equal to 10.34%. Therefore,
एवरेज ग्रोथ रेट 10 plus 9.85 plus 10.34 divided by 3 is approximately 10% आ रहा है. Now you might have asked me कि सर ये हम लोग माइनस करने का लॉजिक समझ में नहीं आया, ग्रोथ रेट क्या निकाला, क्या कैसे क्यों निकाला ऐसे. देखो 4 साल पुराना प्रीवियस 5 लास्ट 4 years बोला है आपका डेटा. तो 12 रुपया था, 13 रुपया 20 पैसा हो गया, बढ़ गया. तो चेंज कितने से हुआ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज. तो ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस. बेस मतलब प्रीवियस ईयर को बेस मानता है ऑलवेज. तो 12 माइनस किया डिवाइडेड बाय 12 किया. नेक्स्ट वाला 14.5 माइनस 13.2 डिवाइडेड बाय 13.2. अगेन 16 माइनस 14.5 डिवाइडेड बाय 14.5. लास्ट ईयर को ऑलवेज बेस मानोगे. अगर और भी साल देता तो और भी हम लोग कैलकुलेशन करते. 4 बार करते तो डिवाइडेड बाई 4 होता, 3 बार किया तो डिवाइडेड बाई 3 किया. ऑन दैट बेसिस हम लोग का ग्रोथ रेट 3 रुपीज आ जाता है. अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन में. वी नो कि केई का फॉर्मूला होता है D1 बाई P प्लस G. D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल का एंड में. अब यहां पर लास्ट डिविडेंड कौन सा है, 16 रुपए. ये कौन सा साल का डिविडेंड है, इस साल का एंड का है. नो ये सब लास्ट 4 years का है. तो सबसे पुराना 12 और एकदम लेटेस्ट 16. ये 16 एकदम लास्ट ईयर का एंड में था, मतलब इस साल का बिगिनिंग मानो. अब इस साल का एंड कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा. तो D0 इज गिवन टू अस डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर which is 16 rupees. D1 is equal to D0 into 1 plus G. G मतलब ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट. यहां पर ब्रैकेट में G लिख दिया मैंने. तो 16 इंटू 1 प्लस 0.10 17.60. D1 आ चुका हम लोगों का, ठीक है. P करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर 240 रुपीज गिवन टू अस. 10 इसका वैल्यूज में, ओ जी भी तो जी तो निकाल लिए थे, वैल्यू डाल देता है यहाँ पर 17 रुपीज 60 पैसा होल डिवाइडेड बाई 240 प्लस ग्रोथ रेट 0.10. लेट अस सॉल्व दिस थिंग. 17.6 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 0.1 17.33, यानी कि 0.1733 और 17.33%. हैव एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, हम बता रहे, 2 बार आया था एग्जाम में. प्लीज रिवाइज, जैसे हो जाएगा बोलना डन. अर्निंग यील्ड मेथड. यील्ड मतलब ही मैंने आपको बोला था प्राइस होता है. तो अर्निंग यील्ड में क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इन दिस केस पूरा अर्निंग को हम लोग कैलकुलेशन में ले लेंगे. मतलब ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर था, अब ई हो जाएगा, यानी कि ईपीएस हो जाएगा डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. और P0 लिखो क्योंकि इशू प्रोसीड्स भी होता है एग्जिस्टिंग के लिए, एमपीएस हो जाएगा. E is equal to EPS अर्निंग पर शेयर. P is equal to सेम चीज, इशू प्रोसीड्स पर शेयर अगर न्यू हुआ तो, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर अगर एग्जिस्टिंग हुआ तो. इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, नॉर्मल वाला सम है.
एक एग्जांपल कर लेता है इसके अंदर। लिखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ existing equity share and of न्यू इक्विटी शेयर, दोनों निकालना है हम लोगों को, ठीक है। एज्यूमिंग that new shares will be issued at a price of rupees 105 per share and flotation is equal to rupees 3 per share. The company एक सेकेंड, have 4 lakhs equity shares, market price per share is equal to rupees 120, profit after tax is equal to 80 lakhs. तो 4 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी उसके पास है, वो नया शेयर इशू करना चाहता है, तो क्या होगा, और अगर एग्जिस्टिंग का निकालना है तो क्या होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, के ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। ई मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकलेगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हम लोग के पास 80 लाख, और वो बांटेगा, हाउ मेनी शेयर होल्डर वेर देयर, 4 लाख शेयर होल्डर वेर देयर। सो हर शेयर होल्डर को या हर शेयर के अगेंस्ट में कितना रुपया आ रहा है, 80 लाख डिवाइडेड बाई 4, 20 रुपीज पर शेयर ईपीएस आ जाता है। पी एग्जिस्टिंग बोला है, तो एग्जिस्टिंग में हम लोग को मार्केट प्राइस पर शेयर लेना पड़ता है, विच इज रुपीज 120। तो 20 बाई 120 into 100 is coming to 16.67%. I hope this is clear. Cost of new equity share capital, KE is equal to, ऑब्वियसली ई तो होगा ही, यहां पर पी होगा, यहां पर जो होगा ई तो सेम ही है, ईपीएस ₹20। पी में आप लिखोगे इशू प्रोसीड्स पर शेयर,
105 रुपये में इशू किए थे, 3 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 102 रुपीज। देखो रेफर क्वेश्चन, 105 में इशू किए थे, 3 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 102 रुपीज। 20 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 100 इज इक्वल टू 19.61%। तो दोनों कवर हो जाता है एक ही एग्जाम्पल में। इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब केस, इसीलिए ज्यादा सम नहीं है, बुक में भी उतना सम है नहीं मेरा, एक या दो सम है जो हम होमवर्क में दे देगा आप लोगों को। ये वाला मेथड ओवर हो जाता है एवरीवन। अब नेक्स्ट मेथड, ये दिस वाज द थर्ड मेथड। यहां तक हो गया सबका? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो तो हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड में डी बाई पी, ग्रोथ में प्लस जी, तो अर्निंग यील्ड में ई बाई पी, तो अर्निंग ग्रोथ में प्लस जी। गॉट इट एवरीवन? तो अर्निंग ग्रोथ मेथड भी सेम होता है, सिर्फ प्लस ग्रोथ इफेक्ट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अर्निंग ग्रोथ मेथड या मॉड्यूल भी बोलता है, के ई इज इक्वल टू ई बाई पी प्लस जी, सिंपल। तो इसके ऊपर हम सम नहीं करवा रहा है, सिमिलर सम रहेगा, सिर्फ ग्रोथ रेट आ जाएगा। ओके एवरीवन, what we are left with is point number 5, which is known as CAPM, capital asset pricing model. I will be dealing this thing at the end of this chapter, क्योंकि ये एक छोटा सा फॉर्मूला के ऊपर बेस करता है जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होगा व्हेन वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यानी कि गॉर्डन्स मॉडल जो होता है उसमें ज्यादा सम करेगा तो ये फिर और क्लियर होगा। दैट इज वाई CAPM को लेके हम अभी कुछ नहीं करवाएंगे, और उतना रेलिवेंट भी नहीं है, उतना एग्जाम में पूछता भी नहीं है, तो वी विल डू इट लेटर ऑन। मूव ऑन टू सम नंबर, एवरीबॉडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Everybody come to question number 7. Hindustan Lever Limited issues 1 lakh equity share of rupees 10 each at a price of 27 each. Issues मतलब latest new issue, flotation cost 2 रुपया, current dividend expected dividend नहीं है, current dividend आज का dividend 5 रुपया। Company expects a growth rate of 6%, compute cost of equity share, full stop. What will be your answer if the expected dividend in the next year is 2.5? That is a separate thing. वो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाता है, तो वो बाद में जाएंगे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द बेसिक सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का के ई इज इक्वल टू D1 बाई P0। जब भी ग्रोथ रेट बोलेगा, डिविडेंड बोलेगा तो ग्रोथ मॉडल हो जाएगा, प्लस जी, वेर D1 is equal to D0 into 1 plus G. D1 is equal to expected dividend at the end of year G is equal to growth rate which is given 6% और 0.06। D0 is equal to करेंट डिविडेंड। देखो जैसे मैं हम लिखवा रहे हैं वैसे ही सब कुछ डिनोट जरूर करना, डायरेक्टली वैल्यू मत डालना, 5 मार्क्स का सम है। करेंट डिविडेंड कहाँ गया, 5 रुपीज पर ईच, एंड P0 इज इक्वल टू इशू प्रोसीड्स, करेंट मार्केट प्राइस मत लिख लेना, विच इज 27 माइनस 2 25। तो इसमें वैल्यू डाल देता है, D0 5 रुपया था,
1 प्लस जी मेरा 0.06, तो 6% ऑफ 5 शायद 30 पैसा होता है, सो 5.30, डू क्रॉस चेक, ओके। सो 5.30 होल डिवाइडेड बाय 25 प्लस 0.06, 5.3 divided by 25 plus 0.06, 0.272, 0.272 or 27.2%. Is this clear? Please cross check. यही आंसर आ रहा है ना? Question number 12. Some corrections. क्वेश्चन में देखो आपको बोला है करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर बट अमाउंट इज नॉट गिवन, तो मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी ₹220, लिख लो प्लीज बुक में। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन इज 5%। उसके बाद एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ₹12। उसके बाद टैक्स ऑन डिविडेंड, फर्स्ट टाइम आया हम लोग का टैक्स ऑन डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो प्रेफरेंस शेयर में बोला था 10%। बाकी सब फिगर्स हैज बीन प्रोवाइडेड, प्लीज गो थ्रू द सम नाउ। बोलता है निक लिमिटेड furnishes the following particulars from which you have to compute the cost of equity capital under dividend growth model, बोल दिया for both existing and new, तो दोनों के लिए निकालना है। ओके सर, एग्जिस्टिंग के लिए करेंट मार्केट प्राइस इशू करोगे, यूज करोगे, और न्यू के लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट फर्स्ट माइनस करके निकालना है। पॉइंट नंबर 5 जो दिया हुआ टेबल में देखो, द कंपनी पास्ट डिविडेंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2003 से 2008 तक का आपका डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है। सो वी ऑल नो हम लोग को यहां से क्या करना है, क्या करना है, हम लोग को यहां से ग्रोथ रेट निकालना है, जैसे हम लोग लास्ट टू लास्ट सम में किए थे, और फिर उसको एवरेज करना है डिवाइडेड बाय 5 करके। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट आवर ग्रोथ रेट। जल्दी स्टार्ट कर लो आप लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट ब्रैकेट में स्मॉल जी, ग्रोथ रेट ऑफ 2004, 3 से 4 हुआ ना, ₹7 हो गया 6.5 से, डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेना। ग्रोथ रेट ऑफ 2005 ₹8 हुआ, ₹7 था, डिवाइडेड बाई बेस इंटू 100। ग्रोथ रेट ऑफ 2006 ₹8.5 हो गया, ₹8 था, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। ग्रोथ रेट ऑफ 2007 ₹10 हो गया, 8.5 था, डिवाइडेड बाई 8.5। ग्रोथ रेट ऑफ 2008 लास्ट 10 के बाद कौन सा क्या हो गया था, ₹11.5 हो गया।
Let us calculate the values. 7.69 परसेंटेज. लास्ट में एकदम बोल देना क्रॉस चेक करके टैली हो रहा है कि नहीं मेरे साथ आपका. 14.29%, 6.25%, 17.65%, 15%. Therefore, average growth rate is equal to 7.69 plus 14.29 plus 6.25 plus 17.65 plus 15 whole divided by 5 into 100. कितना आ रहा है एक बार बोलो ना प्लीज, जल्दी जल्दी फास्ट. यहाँ पर इंटू 100 नहीं होगा, हमको एवरेज निकालना है ना, तो इंटू 100 नहीं होगा. तो द परसेंटेज विल कम अप्रोक्सीमेटली 12.18%. Okay, everyone, please cross check. Next, cost of existing equity share. KE is equal to formula तो सेम, D1 is equal to D0 into 1 plus G. हम उतना डिनोशन नहीं लिख रहे, डायरेक्टली वैल्यू को डाल रहे हैं. D0 करेंट डिविडेंड, एक सेकेंड, देखो यहां पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज गिवन टू अस, राइट, विच इज 12 रुपीज. तो यहां पर एक एजम्पशन होगा कि हम लोग मान लेगा ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो वो 12 रुपीज डायरेक्टली लिखेंगे. नो नीड टू डू 1 प्लस जी, तो डायरेक्टली मेरा 12 रुपया आ जाता है. P0 एग्जिस्टिंग के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर विच इज 220 एंड जी तो वी ऑलरेडी नो 12.18 और 0.1218. तो इसमें वैल्यू डालो, 12 रुपया डिवाइडेड बाई 220 प्लस 0.1218, 17.63%. Cost of new equity shares D1 तो सेम ही होगा 12 रुपया, P हो जाएगा इशू प्रोसीड्स पर शेयर. ओ आई एम वेरी सॉरी, एक चीज बहुत बड़ा चीज मिस हो गया है, वो था दिस वन, टैक्स ऑन डिविडेंड. नॉर्मली सब में रहता नहीं है ना, इसलिए मिस आउट हो गया. आई टोल्ड यू कि डिबेंचर्स में टैक्स के लिए इंटरेस्ट में मेरा सेविंग होता है, टैक्स सेविंग हो जाता है, तो इसीलिए वहां पर आई इंटू 1 माइनस टी होता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर में हम आपको बोला था 1 प्लस डिविडेंड होता है, सॉरी 1 प्लस सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. क्योंकि अगर आपका 100 रुपया डिविडेंड है और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% है,
तो कंपनी को पता है क्या देना पड़ेगा, कंपनी को 100 रुपया देना है प्लस गवर्नमेंट को 10 रुपया देना है, तो टोटल में कंपनी का पास 110 रुपीज का कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसीलिए यहां पर कोई टैक्स सेविंग नहीं है, उल्टा टैक्स जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034 ऑफ इनकम टैक्स। देयरफॉर ये टैक्स कंपनी को देना पड़ता है अपना पॉकेट से, तो टैक्स ऑन डिविडेंड 10% वो प्लस हो जाएगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1+T। सो 1+T यहां पर परसेंटेज 10% था, तो 1+0.10, 12 into 1.1, 13.2 divided by 220 plus 0.1218. (18.18%). ओके, सिमिलरली यहां पर भी सेम 1+T होगा, प्लस G। इश्यू प्रोसीड्स पर शेयर इज इक्वल टू 220। फेस वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप सिंपली 220 माइनस अंडर राइटिंग कमीशन माइनस कर दो, 209। तो D1 12 रुपया डिवाइडेड बाई 209, 1+0.10 प्लस 0.1218, 13.2 डिवाइडेड बाई 209 प्लस 0.1218, 18.49 और 18.50%। ये दो आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर लिया KE, कॉस्ट ऑफ डेट कर लिया KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिया KP। एक और चीज है कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स, जो कि ना KE की जैसा ही है। रिटर्न अर्निंग्स मतलब ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस का मालिक कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो KR और KE ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। नाउ एक कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर से पैसा उठाता है, नो। डिबेंचर से पैसा उठाता है, नो। प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाता है, नो। अ कंपनी कैन रेज और रादर दे रेज मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो देयरफॉर पूरा जो पैसा उठाया जाता है वो सबका टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। ये चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, इस चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं है, इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, which includes all the 4 sources of finance। याद है पहला क्लास जहां पर मैंने आपको बोला था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 4 प्रकार का होता है, तो ये चारों को मिला के मेरा आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सिंपली आपको ये KE KD KP KR निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये चारों को आपको वेटेड एवरेज कर देना पड़ेगा, और इसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन शॉर्ट आई विल, मतलब हम इसको ऐसे बोलेंगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज वेरी इजी। अगर आपका इंडिविजुअल कॉस्ट निकल जाता है उसके बाद WACC निकालना इट्स लाइक वेरी इजी। सर कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग यहां पर पर्टिकुलर्स में डालेंगे सोर्स बोल के,
सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर उसका अमाउंट को डालेंगे जिस अमाउंट हम लोग उठाया है मार्केट से, फिर उसका वेट्स निकालेंगे, फिर उसका कॉस्ट डालेंगे और फिर यहाँ पर वेटेड कॉस्ट डाल देंगे। सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अरे वेटेड एवरेज गुडविल जैसे किए तो वैसे ही, चलो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ वी कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर में हेडिंग दे देना कैलकुलेशन ऑफ WACC। क्वेश्चन नंबर 21 एवरीबॉडी। यहां पर बोलता है पर्टिकुलर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% डिबेंचर, अमाउंट दे दिया और उसका कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो आपको दिमाग लगाने का है नहीं, नहीं रहता तो आपको निकालना पड़ता, बट ये दिया हुआ है। वेरी गुड। क्या पूछा है? प्लीज कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में, जैसे मैंने अभी टेबल बनाया है, आप लोग बनाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 12% डिबेंचर्स। अमाउंट्स 30 लाख रुपया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल से उठाया है, रिटर्न अर्निंग्स 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, 12% डिबेंचर 20 लाख। नाउ कम्स इसका वेट्स, बहुत ही इजी है। अब देखो टोटल कितना होता है, 20 20 40 10 50 50 और 30 80 लाख का टोटल कैपिटल मैंने उठाया मार्केट से। सो व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव एंड इंडिविजुअल वेट्स? 30/80, तो आप 30/80 लिख सकते हो या उसको डायरेक्टली फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दो। 30/80 इज कमिंग टू 0.375। हम सिर्फ एक चीज दिखा दे रहे हैं, 30/80 इज इक्वल टू 0.375। फिर 10/80 1/8 मतलब भी हो जाता है 0.125 आई गेस, 0.125। 20/80 मतलब 1/4 मतलब 0.25, 0.25। ऑलवेज रिमेंबर वेट का समेशन ऑलवेज 1 होगा, 5 और ये 5 1, राइट। कॉस्ट इज गिवन टू अस 15%, 15%, 12%, 6%। सिंपली वेटेड कॉस्ट क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट। सो ये आ रहा है 1.875। 15% मत करना, 0.375 इंटू 15, 5.625। 0.25 इंटू 12, 3, 0.25 इंटू 6, 1.5। अब इसको समेशन कर दो, 1.5 प्लस 3 प्लस 1.875 प्लस 5.625, 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया मेरा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और केसी इज इक्वल टू 12%। प्लीज रिवाइज एंड लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। वेरी सिंपल, मेथड को फॉलो करना जैसे मैंने लिखाया है। यहां पर देखो 11 नंबर सम में इक्विटी शेयर कैपिटल बुक वैल्यू 50,000, मार्केट वैल्यू 90,000, आफ्टर टैक्स कॉस्ट 15%, रिटर्न अर्निंग्स 10,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25-25, डिबेंचर 15-15 और उसका सबका कॉस्ट दे दिया है।
सर कॉस्ट दे दिया तो बहुत बढ़िया है सर। क्या पूछा? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू एज वेट्स। सर मार्केट वैल्यू वेट क्या होता है? अभी करेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो बुक वैल्यू वेट्स तो सिंपल होगा, टेबल सेम होगा। अब हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ WACC 11 का पार्ट ए, ब्रैकेट में यूजिंग बुक वैल्यू एज वेट्स। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग पहले किए थे अभी वाला सम वैसे ही होगा। तो यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर वेट्स। अच्छा अमाउंट नहीं लिख के ना बेटर होगा बुक वैल्यू लिखो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बुक वैल्यू का करना है हम लोग को। वेट्स, कॉस्ट, weighted cost. You can write product also, NG. सोर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद डिबेंचर्स। अमाउंट में $50,000, $10,000, 25,000, 15,000। बुक वैल्यू को टोटल करोगे 15, 25, 50, 50, 50, 1,00,000, 1,10,000, सॉरी ये 40 आ रहा है, 40, 10, 50, 50, 1,00,000 आ रहा है। 50 बाई 1,00,000 0.50, 10,000 बाई 1,00,000 0.10, 0.25 और 0.15। टोटल करके क्रॉस चेक करके देखना 1 आ रहा है ना। फिर इसमें 15। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का मैंने बोला था सेम आता है, तो सेम है 15, 15, प्रेफरेंस 10 और डिबेंचर 8। इसको वेट करो, प्रोडक्ट करो, 15 इंटू 0.5, 7.50, 1.50, 2.50, 1.20। total comes to 12.70। so book value weights लेके मेरा cost of equity, cost of capital 12.70% आ जाता है। got it everyone? understood? simple था। last part, calculation of WACC using book value weights नहीं, market value weights होगा भी। ओके लेट अस स्टार्ट। सेम फॉर्मेट, बेकार में हम हेडिंग नहीं दे रहे, सिर्फ अमाउंट में आप लिख लेना मार्केट वैल्यू। अच्छा चलो जी, सोर्सेस, मार्केट वैल्यू, सॉरी वेट्स, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब यहां पर मार्केट वैल्यू में आप देखोगे, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 90,000 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग्स। मार्केट वैल्यू में तो इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस मिला के ही रहता है। तो सर क्या किया जाए? दो ऑप्शन है। आप इक्विटी शेयर को यहाँ पर मार्केट वैल्यू में पूरा 90,000 लिखो, फिर रिटर्न अर्निंग्स को मत लिखो, या फिर ये 90,000 को इक्विटी और रिटर्न अर्निंग में बांट दो। कैसे? वो लोग का बुक वैल्यू का रेशियो में, यानी कि 5:1।
5:1 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 90,000, 75,000। रिटर्न अर्निंग्स 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 90,000, 15,000। प्रेफरेबल अब यही वाला मेथड करो क्योंकि मार्क्स रहता है, बेकार में स्टेप जंप करेगा, हटा देंगे हम लोग तो मार्क्स काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सीए एग्जाम में आप लोग रिटर्न अर्निंग्स को इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 लिख सकते हो। नाउ इक्विटी शेयर हो गया 75,000, रिटर्न अर्निंग्स 15,000। आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका कोई मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में चेंज नहीं है, सेम ही है 25,000। डिबेंचर्स में भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम ही है 15,000। तो ये आ जाता है 1,30,000। 75 बाई 1,30,000, 0.58, 0.12, 0.19, 0.11। टोटल करके देख लो 1 आ रहा है कि नहीं। यस इट्स कमिंग। कॉस्ट में सेम 15, 15, 10, 8 करके इसको निकाल के बोलो कितना आ रहा है। KC इज इक्वल टू हाउ मच?